बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा, और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, पिछले जनरल इलेक्शन से पहले पीटीआई ने पाकिस्तानी अवाम से बहुत से वादे, बहुत से दावे किए थे, जिनमें एक दावा ये भी था कि बाहर के मुल्कों से लोग आके पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढेंगे। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना ये दावा सच कर दिखाया। वो किस तरह कि आप देखें कि बाहर से लोग आए हैं और पाकिस्तान में बड़ी अच्छे ओहदों पे, बड़ी भारी भारी तनख्वाहों पे उनको लगाया गया है। जी, मैं बात कर रहा हूं जनाब वज़ीर आज़म साहब के जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जो मुआवन खसूसी हैं, जो उनके मशीरान हैं, उनकी। वो बेशतर लोग बैरून ममालिक से आए हैं और वो या तो वहाँ के शहरी हैं या उनके पास वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस है, लेकिन वो उस मुल्कों में भी करोड़ोंपति थे, अरबोंपति थे, और पाकिस्तान में उनको बड़ी आला मर्तबे वाली ये जो पोस्ट्स हैं उन पे लगाया गया है। और मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इनमें सबसे पहले तो जनाब उनके बहुत करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी साहब हैं, जो यूके नेशनल हैं। उसके बाद अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं। वो तो खैर उन्होंने अपने आप को क्लियर कर दिया कि उनके पास कोई बैरून मुल्क नेशनलिटी नहीं है। फिर अफजल चंद साहब हैं, इसके बाद बाबर साहब हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में नौकरी ढूंढने आए हैं और उनको बड़ी अच्छी नौकरी दे दी गई है, जबकि पाकिस्तान में इनसे ज़्यादा अच्छे दिमाग, अच्छे इंसान और अच्छे पढ़े लिखे और काबिल लोग मौजूद थे, जो कि ये सारे ओहदे या जो जिम्मेदारियां थी वो संभाल सकते थे। खैर, इस पे तो मुझे उम्मीद है कि आप आवाम की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। बाकी अपोजिशन और मीडिया, उनका रिएक्शन तो लाजमी है, वो इस पे अपना रिएक्शन देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में किसी तरह के भी टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान की मुआशी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान के मुआशरती जो हालात हैं, वो इन सब को अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन था कि यहीं से ही लोगों को लेके तो इन ओहदों पे लगा दिया जाता। खैर, दूसरी बात ये है कि उन्हीं दावों में, उन्हीं वादों में एक ये भी था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी काबीना को, अपने मशीरों को कम से कम तादाद में रखेंगे, लेकिन वो बात भी गलत हुई। वो तो उन्होंने एक, जिसे कहते हैं, पूरी फौज इकट्ठी कर ली अपने इर्द गिर्द, और उनमें से बेशतर जो हैं वो सही तरह से अपनी वजारतों का, अपने अदारों का निज़ाम नहीं चला रहे। मैं बेशतर की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग उनमें से बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अहसन तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा भी रहे हैं और उन पे पूरा भी उतर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो, आज मैं एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ, वो उनका इंटरव्यू एक और जो हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं सुहेल वड़ाइच साहब, तो वो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। तो जब मैंने उस इंटरव्यू को थोड़ा सा देखा तो मुझे पता चला कि वो इंटरव्यू देने वाले सहाफ़ी वो फरमा रहे थे कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता मुझे लिफाफा देने की। हो सकता है वो ठीक कह रहे हो, वो लिफाफा लेते ही ना हो, वो ब्रीफ केस से नीचे उनका काम ही नहीं चलता होगा। फिर उन्होंने एक और, मेरा ख्याल है वो कुछ हांकी या शायद सच भी हो, उन्होंने कुछ अपना रोब भी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त तालिबान के साथ गुजारा है। तो यही बात अगर कोई और कर दे, जो कोई भी हो सकता है, जो अगर कोई तालिबान के हक में कोई बात कर दे, तो यही जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो
डंडा लेके उनके पीछे चढ़ दौड़ेंगे। तो पता नहीं इनके ये कौलो फेल में तजाद क्यों आता है कि एक तरफ तो वो तालिबान की तारीफ़ें करते हैं, दूसरी तरफ कभी दुश्मनी जाहिर करते हैं। खैर ये हर एक का अपना ज़ाती फेल है, तालिबान हो या कोई भी हो, वो जो है उनको इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें किस हद तक सच है या झूठ है। फिर वो ये फरमा रहे थे कि उन्होंने मशीन गन भी चलाई है, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी चलाई है। तो जनाब चलाई होगी, लेकिन जो अभी तक हमने हकीकत में ये देखा है कि आप के अल्फाज माशाल्लाह किसी भी गोली से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं जो आप लोगों के बारे में, सियासतदानों के बारे में फरमाते हैं। तीसरी बात उन्हीं के हवाले से ये है कि वो ये भी फरमा रहे थे कि मेरे पास अपना घर नहीं है। तो शायद वो ये मैसेज किसी को पहुंचाना चाह रहे थे या वैसे ही अपनी एक बताना चाह रहे थे। तो उसमें भी मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। खैर जिस तरह गवर्नमेंट ने वादा किया है तो सारी दुनिया उसी उम्मीद पे बैठी है। तो आप भी 50 लाख घरों में जब वो तमीर हो जाएं तो उनमें आप दरखास्त दे दीजिएगा, वरना फिर हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही अमीर तरीन एक साहब हैं जो सहाफ़ियों को प्लाटों से और बने बनाए घरों से नवाजते हैं। आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको कोई लिंक चाहिए तो उसके लिए मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब और एक खातून एंकर हैं, वो आपके लिए बेहतरीन एक ज़रिया साबित हो सकती हैं। तीसरी बात जो एक इंटरनेशनल ख़बर के हवाले से है वो है अपने हमसाया मुल्क इंडिया में। इंडिया में ये कोरोना वायरस जो है वो भी बड़ा स्पीड से फैला है, और कुछ हमारे हजरात या लोग वो इसको मुआजना करके ये कहते हैं कि देखें जी पाकिस्तान ने काबू पा लिया, पाकिस्तान में तो बहुत कम अमवात हुई हैं और केसेस बड़े कम हैं, जबकि इंडिया में देखें अमवात कहाँ पहुँच गई हैं और वहाँ केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई ये भी बात ज़हन में रखें कि इंडिया 140 करोड़ अवाम का मुल्क है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 20 करोड़ अवाम है। तो ये मत समझें कि ये पाकिस्तान में इतना नहीं फैला या इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला है। ये पाकिस्तान में भी उसी शिद्दत से, उसी रफ्तार से फैला है। इसलिए आप सबको इससे बहुत ही मुहतात रहने की ज़रूरत है जब तक इस मूजी वायरस का इस पूरी दुनिया से खात्मा नहीं हो जाता। तो इंडिया ने खैर वो बात से बात निकल गई। उन्होंने उनका किसी एक शहर है ऋषिकेश, उनका एक ये मजहबी शहर भी है, वहाँ पे कुछ गैर मुल्कियों को उन्होंने कोरोना वायरस की जिसे कहते हैं खिलाफ वर्जी करते हुए देखा। तो उनसे कहा कि अब आपको सज़ा के तौर पे आप 500 यानी कि 500 दफ़ा कागज़ पे आई एम सॉरी के अल्फाज लिखें। देखने में तो ये बड़ा एक सिविलाइज्ड तरीका लगता है किसी को सज़ा देने का, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि आपने इस तरह की सज़ा अपने मुल्क की जो अवाम थी उनको क्यों ना दी। क्यों? इसलिए कि वो गरीब हैं, वो गैर मुल्की नहीं हैं। उनको आपने वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, जिस तरह भारतीय पुलिस ने और दूसरे अदारों ने अपनी ही अवाम को, खसूसन मुसलमानों को, जिस बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया इस कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी की आड़ में, उसे देख के इंसानियत भी शर्माती है। लोगों को डंडों से, ठुड्डों से, लाठियों से बेदरेग मारा गया है। इस तरीके से उनकी पिटाई की गई है कि वो शायद बेचारे अपनी हड्डी पसलियां अभी तक सेक रहे होंगे। तो ये एक दोगलापन जो है ये इस तरह भी नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए। ये तो खैर वहाँ की एक खबर थी इसलिए मैंने आपको बता दी। तो लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि पुलिस जिस तरह दूसरे महज़ब ममालिक में अपने अवाम के साथ अच्छे तरीके से पेश आती है, तो हमारी पुलिस भी, हमारे पड़ोसी ममालिक की पुलिस भी अपने अवाम की रिस्पेक्ट करे, उनको इज़्ज़त दे, और किसी छोटी सी गलती के लिए उनको इतनी सज़ा ना दे कि वो हमेशा के लिए अपने जो ये अदारे हैं उनसे मुतनफ़र हो जाएं। तो ये आज की बात थी, आज की खबर थी। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा। आज दिन है सोमवार और तारीख है 20 जुलाई 2020। व्हाट ए कोइंसिडेंस, 2020। नाजरीन, आज मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान में जो माफियाज हैं उनकी। आपने देखा कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान में गंदम का और चीनी का ये इशू बना, बल्कि सबसे पहले चीनी का बहरान पैदा हुआ या किया गया। ये तकरीबन हर दफ़ा होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया और चीनी की कीमतें तकरीबन डबल के करीब होकर आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। तो वो खैर अभी चल रहा था कि इसी दौरान अब गंदम का बहरान पैदा हो गया, या मैं कहूँगा कर दिया गया। वही माफिया, वही कार्टल्स फिर मैदान में कूद पड़े और उन्होंने किसानों से, जिन्होंने सारी अपने पूरे साल की मेहनत लगा के और उनको कुछ इतना खास फ़ायदा भी नहीं हुआ, उनसे सस्ते दामों वो गंदम खरीदी और अपने अपने जो उनके गोदाम थे उनमें ज़हीरा करके उसको भर लिया और उसकी मसनूई शार्टेज पैदा कर दी, ताकि जो अवाम 2 वक्त की रोटी खाने से भी इस वक्त कासर थे, वो 1 रोटी खाने पे आ जाएं। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम बचपन से स्कूलों में, लोगों से, मीडिया में यही सुनते आ रहे हैं, जी पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। खुदारा इस लतीफ़े को अब सुनाना बंद कर दें, क्योंकि ज़रई मुल्क वो होता है जिसमें ज़रई इजनास, फल, फ्रूट, सब्जियाँ वो वाफर मिकदार में पैदा होती हैं और अपने उस मुल्क की आवाम को वो इंतहाई मुनासिब या अरसा कीमतों पे दस्तयाब होती हैं। जबकि तारीख गवाह है और ये आप सबके तजर्बे में, मुशाहदे में है कि हमें कभी चीनी इंपोर्ट करना पड़ती है, कभी गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है। हालत तो ये है कि प्याज और आलू तक हम अपने हमसाया ममालिक भारत से इंपोर्ट करते हैं। जो लहसुन है और अदरक है उसे हमको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी बात आ गई फलों की और सब्जियों की, वो हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान और ईरान, वहाँ से मंगवानी पड़ती हैं। तो कहाँ पे है ये ज़राअत, कहाँ का ये ज़रई मुल्क है जिसको हर चीज़ खाने पीने वाली इंपोर्ट करना पड़ती है। तो अब ये चूरन ज़्यादा बिकने वाला नहीं है, बहुत हो चुका गलत बयानी या मिसगाइड करके लोगों को। हाँ, अगर आपने इसको ज़रई मुल्क बनाना है तो आपको कोई ऐसी काबिल अमल पॉलिसी बनानी होगी कि जो आप पाकिस्तान के काश्तकार हैं उनको सस्ते दामों पे बिजली, खादें और बीज वगैरह मुहैया किए जाएं, ताकि वो ये अजनास और फल सब्जियां वगैरह उगा के तो वाकई अपने आप को एक ज़रई मुल्क की शक्ल में दुनिया के सामने लाएं, तो फिर ये एक मुल्क ज़रई मुल्क कहलाने के काबिल है। अदरवाइज़ ये ज़रई मुल्क का रटा लगाना अब छोड़ दें। दूसरी बात मैं करने लगा था टेक्नोलॉजी के हवाले से। देखें, ये जो टर्की है, इसकी आज़ादी की जो उम्र है वो पाकिस्तान से लगभग 24 साल पहले की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुल्क टेक्नोलॉजी में और एक्सपोर्ट में एक नुमाया मुकाम रखता है। उसकी प्रोडक्ट्स, अजनास, गारमेंट्स, लाइट इंडस्ट्री वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अभी उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने लगे हैं। उस प्लांट को उन्होंने बड़ी तेज़ी से बनाने का एक जो है वो मंसूबा बनाया है और वो कह रहे हैं कि हम 2022 के एंड तक वो कार मार्केट में दस्तयाब होगी। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक कार में इंडस्ट्री है वो टेस्ला के नाम से आपको पता है, वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है और उसने अपने लिए तो किया ही है, लेकिन अपने मुल्क के लिए भी उन्होंने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे नौजवान, हमारे साइंसदान ये सारी चीज़ें
بنانے کے قابل ہیں، لیکن ان کو صحیح طرح سے کچھ گائیڈنس نہیں ہے، کچھ ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، اس لیے ہم کسی بھی کوئی اچھی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اتنا کامیاب نہیں ہو رہے، اور نہ کوئی ایسی ہماری پروڈکٹس یا کوئی ایسے جو ہیں پروجیکٹس وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم کوئی نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ تیسری بات تھی، بلکہ ایک خبر ہے، یہ جو پاکستان میں ہمارا علاقہ ہے مردان، اس کے قریب ایک ایریا ہے تخت بائی، وہ چھوٹا سا ایک شہر آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو کھدائی کرتے ہوئے وہاں ان کو ایک پتھر کا جو ہے وہ مجسمہ نیچے سے نکلا زمین میں سے، جو کہ مہاتما بدھ کا مجسمہ تھا۔ ابھی وہ ہمارے یہ جو وہاں مزدور تھے، ٹھیکیدار صاحب تھے، انہوں نے اس مجسمے کو دیکھا، پہلے تو خوب آپس میں ہنسی مذاق کیا، اس کا مذاق اڑایا، اور اس کو ایک بہت بڑے ہتھوڑے سے توڑنا شروع کیا، اور اس کو ذرا ذرا پاش پاش پیس پیس کر دیا۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ یہ جو چیز توڑ رہے ہیں یہ 1700 سال پرانا مجسمہ تھا، جو کہ ہمارے ملک کے لیے ایک ورثے کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک بڑا ہی تاریخی آرٹیفیکٹ تھا، جو کہ اگر وہ نہ توڑتے تو اب وہ آج پاکستان کے کسی میوزیم میں پڑا ہوتا، دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے، اس سے ہماری سیاحت کو فروغ پہنچتا، اس علاقے کو فروغ پہنچتا جہاں سے وہ نکلا ہے۔ خیر، وہ پولیس نے سنا ہے کہ وہ جو 4-5 افراد اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے گرفتار کر لیا کیا ہوگا، وہ تو جو انہوں نے ایک نقصان کر دیا ہے اس مجسمے کو توڑنے کی صورت میں، وہ تو اب پورا نہیں ہوگا، نہ ہی وہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے کہ وہ شاید اس کو اس کی دوبارہ اصل شکل میں بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ تو یہاں میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر کبھی آپ کو کھدائی کے دوران یا ویسے ہی کوئی ایسے ہی کوئی تاریخی چیز ملتی ہے یا نظر آتی ہے، تو برائے مہربانی اس کو ضائع مت کریں، توڑیں مت، جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک آپ اپنی وہ دریافت ہے وہ پہنچائیں، تاکہ وہ آ کے اس چیز کو محفوظ کر سکیں، اور وہاں مزید کھدائی کر کے بھی دیکھیں کہ اگر یہاں کے اور بھی نوادرات موجود ہیں تو ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو یہ آج کی بات تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ کیسر باجوہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ای نیوز گلوبل۔ ناظرین، آج دن ہے 21 جولائی 2020، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے۔ گزشتہ کئی دنوں سے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ کسی بہت بڑی کرپشن کا حصہ ہیں، اور بہت سے اینکر، ٹی وی چینلز، دوسرے ذرائع اس بارے میں کافی خبریں نشر کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہو، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ بات ایسے ہی نہیں نکلتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے پاس ایک ایسا بیوروکریٹ ہے جو ان کی مبینہ، میں کرپشن تو نہیں کہوں گا، مبینہ کیونکہ ابھی تک پروف نہیں ہوئی، وہ اس کی کرپشن کا حصہ ہے، اور وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے کافی بدنام ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ہی 2 دفعہ اپنی نوکری سے ان کو فارغ پوسٹوں سے کیا جا چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اچھی پوسٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مبینہ طور پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ عثمان بزدار کے فرنٹ مین ہیں، اور جو کرپشن کے کھیل ہیں یا جو معاملات ہیں وہ وہی طے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو، اور خصوصاً جو ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم ہے
کہ وہ اس بات کی پوری طرح چھان بین کریں، تحقیقات کریں، اور اگر واقعی میں کچھ ایسا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کے خلاف ایکشن لیں، چاہے وہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی بھی بیوروکریٹ اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے ہی پاکستان سے کرپشن کا اور خاتمہ ہو سکے گا۔ اور دوسرا یہ جو انہوں نے ایک بات کہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، انصاف پہ مبنی نظام ہوگا، اس میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اور اگر ان کی اپنی ناک تلے ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک شرمناک بات ہے جس کا ہر حال میں سدباب ہونا چاہیے اور اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم کریں گے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت نے چین کے ہاتھوں گلوان وادی میں بہت سی مار کھائی ہے، اپنے 20 سے زیادہ فوجی بھی مروائے، اور اپنا کچھ علاقہ وہ چائنا کے ان کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ بھارتی میڈیا اور گورنمنٹ تو یہ دعویٰ کرتی رہی کہ نہیں، ہماری تو 1 انچ زمین پہ بھی قبضہ نہیں ہوا۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ چائنا نے واقعی ان کے کچھ حصے پہ قبضہ کیا ہے۔ تو قبضہ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے یہ کہتے ہیں، وہ کوئی پرماننٹ جو تھی بارڈر لائن نہیں تھی، وہ موسم کے حساب سے وہاں پہ پیٹرولنگ وغیرہ جاری رہتی تھی، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ بھارتی جو دستے تھے وہ جہاں پہ پہلے چائنا کا عمل دخل تھا، یہ وہاں پہ جا کے تو وہاں اپنا پیٹرولنگ کرتے تھے، اور یہ دکھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہ علاقہ بھی ہمارا ہے، جبکہ وہ چائنا کے جو دستے تھے وہ وہاں تک آتے تھے ان کے فوجی، اور وہ اس کو اپنا علاقہ سمجھتے تھے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب چائنا کے فوجی اپنی اس جگہ تک آئے جس کو وہ اپنا ہی ایریا سمجھتے تھے، تو وہاں پہ یہ کلیش ہوا، اور جس میں دونوں سائڈوں سے لڑائی ہوئی، جبکہ بھارت کو زیادہ جو ہے وہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے نتیجے میں بھارت ان سے بدلہ تو نہیں لے سکا، بہت سے مذاکرات ہوئے کمانڈروں کے، جنرل لیول تک کے وہاں پہ مذاکرات ہوئے، لیکن چائنا اپنا جو اس کا ایک سٹانس تھا، جو چائنا نے ایک سٹینڈ لیا اس پہ اپنے اس موقف سے، وہ چائنا وہاں سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور وہ ہٹنے کے پیچھے نہ ہٹنے کا جو نتیجہ تھا وہ بھارت کو بڑا یعنی کہ ناگوار گزرا، اور اس نے مختلف قسم کی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اور بھارت کے اندر جو موجود ٹی وی چینلز ہیں، جیسے ریپبلک ہے، ٹی وی 9 ہے، اور ایک ریپبلک ان کا ہندی میں ہے، ان سب کو ایک ہی کام پہ لگا دیا کہ وہ 24/7 جو ہے وہ چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اور اپنے اندر ایک وار جو کنٹری کے اندر ہے اس کو ہائپ دی، جس طرح کہ انہوں نے اس سے پہلے وہی جو ان کی وہ حکمت عملی تھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، ہر وقت جنگ 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 کی باتیں کرتے تھے، وہی انہوں نے اب وہ ادھر اپنی عوام کو، مودی نے اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے وہی جنگ 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 چائنا سے جنگ کے جو ہے وہ ایک راگ اپنا شروع کر دیا، اور زیادہ سے زیادہ کیا کیا، چائنا کی کچھ ایپس کو اپنے اندر بند کر دیا، چیزوں کا کچھ بائی کاٹ کرنا شروع کیا۔ اس سے چائنا کو کوئی خاص اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ چین ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے، اور چین کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ صرف بھارت نہیں ہے، چین کا مال تو پوری دنیا میں جاتا ہے، وہ مشرق سے لے کے مغرب ہو، چاہے افریقہ سے لے کے امریکہ ہو، چائنا کی تو پوری دنیا ایک منڈی ہے، اس کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، البتہ چائنا کی جو برآمدات ہیں وہ اور اس طریقے سے بڑھ جائیں گی کہ چائنا بھارت کے مقابلے میں کوئی اور نئی منڈیاں بھی ڈھونڈ لے گا، لیکن بھارت جو کہ چائنا سے چیزیں منگواتا تھا اس کو سستی پڑتی تھی، اس کے عوام کو کچھ چیزیں سستی پڑ جاتی تھی، وہ بلکہ ان کا الٹا نقصان ہی ہوگا۔ دوسرا، چائنا نے جو اپلیکیشنز بڑی ان کی مشہور تھیں وہ بھارت نے اپنے ملک کے عوام کے لیے ان کو بند کر دیا، پابندی لگائی، اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ان کی وہ جو اپلیکیشنز ہیں لائک ٹک ٹاک ہے، وہ پوری دنیا میں ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہے، چلتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس طریقے سے چائنا کو کوئی بہت بڑا کوئی مالی نقصان پہنچا پائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھارت شاید اس
आस पे बैठा है कि भारत के कंधे पे जो है वो बंदूक अमेरिका की होगी और असल में अमेरिका लड़ाई करेगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो सबका दोस्त है, और जो सबका दोस्त होता है वो किसी से लड़ता नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा आपको 1971 वार की। उसमें जिस तरह आज भारत कह रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा बहुत करीबी दोस्त है, इसी तरह पाकिस्तान 1971 में अमेरिका के बहुत करीब था, अमेरिका का दोस्त था। और अमेरिकन बेड़ा जो है वो इंडिया से लड़ने के लिए हमारे पास आ रहा था, लेकिन वो आया ज़रूर, लेकिन बाहर से इधर उधर से घूम घाम के वो वापस चले गए। हमें अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ी। तो भारत इस खुशफहमी से निकल जाए कि चाइना से जंग की सूरत में अमेरिका जो है वो भारत का साथ दे के चाइना पे चढ़ दौड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। चाइना ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है बल्कि एक बहुत बड़ी फौजी ताकत भी है। वो इसलिए अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बगानी लड़ाई में जाके अपने आप को उस आग में धकेल ले, जबकि वो पहले ही अफगानिस्तान से, इराक से, इन इलाकों से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्यों अपने आप को किसी एक नई मुसीबत में डालेगा? तो इसलिए भारत को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। अपनी लड़ाई आप ही लड़नी पड़ती है, और अगर ये लड़ाई हो गई तो आपको ऐसी मार पड़ेगी चाइना से कि आप भूल जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई जंग का जो आप राग दिन रात अलाप रहे हैं, इसको आप बंद कर दें। ये इलाके के इस्तेहकाम के लिए, खिते के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जंग जब शुरू होती है तो फिर उसका एंड कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। तो होश के नाखून लें, खसूसन मोदी सरकार, और ये जंग के जो हिस्टेरिया इन्होंने क्रिएट किया हुआ उससे बाहर निकल के जो भी उनके तनाज़ात हैं वो टेबल पे बैठ के चीन के साथ, अपने हमसाया ममालिक जैसे पाकिस्तान है, इनका अब जो है नेपाल के साथ जो भी तनाज़ात हैं वो सारे बिल आखिर इनको टेबल पे आके ही उनको सॉल्व करना है। तो ये आज की बात थी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा, और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है बुध और तारीख है 29 जुलाई 2020। आज बैठे बैठे मुझे एक गाना, जो कि पूरा तो याद नहीं, ना ही उसका कोई शेर पूरा याद है, लेकिन उसका एक फ़िक्रा मेरे जहन में गूंज गया, जो कुछ ऐसे था, मैं इतने ज़ोर से नाची कि घुंघरू टूट गए। जी, शायद आप में से कुछ लोगों को इस गाने का पस मंज़र या फिल्म का पता हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन मुझे ये इसलिए याद आया कि आज इंडियन मीडिया इस तरह खुशी से नाच रहा है कि उन्होंने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ लिए हैं। और मुझे तो ये डर है कि अगर वो आज या कल तक सारा दिन इसी तरह ही नाचते रहे तो अपने घुंघरुओं के साथ साथ कहीं टांगे ही ना तोड़वा बैठें। और अगर उनकी टांगे नाच नाच के ना टूटी तो इसके लिए वो चीन या पाकिस्तान की खिदमात हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अभिनंदन की टूटने वाली थी, लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने उसको बचा लिया। इस सारी बात का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आज भारत ने जो फ्रांस से डील की थी राफेल तैयारे खरीदने के लिए, उनमें से उसकी पहली खेप जो कि 5 तैयारों पर मुश्तमिल है, वो एक लंबा उड़ान भर के वाया मुत्तहिदा अरब अमारात आज इंडिया के अम्बाला एयर बेस पे वो लैंड कर गए हैं। और लैंड वो आज किए हैं, लेकिन इसका शोर व वेला खुशी भारत में इस तरीके से मनाई जा रही थी, जो कि अभी तक जारी है, कि जैसे वो राफेल तैयारा नहीं कोई भारत की आवाम को या उनकी हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा आसमानी तोहफा जो उनको मिल गया है और जो इनके लिए एक निजात दहिंदा साबित होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राफेल तैयारा अच्छा है, ब्लॉक 4 का तैयारा है, और इसके मुकाबले में हमारे पास पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर मौजूद हैं। और ये JF-17 वो तैयारा है लड़ाका
जिस ने गुज़िश्ता साल जून में फ्रांस ही में जहां का राफेल त्यारा है वहां के एयर शो में अपनी सुपीरियरिटी बर्तरी पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ साबित की बल्कि वहां से उसी बर्तरी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई मुल्कों ने JF थंडर जो त्यारा है उसके लिए ऑर्डर भी दिए हैं खरीदारी के लिए। उसमें अहम बात एक ये थी कि जब त्यारे उस शो का एक हिस्सा था कि वो उल्टी उड़ान भरते हैं, तो जो राफेल त्यारा था वो 188 किलोमीटर उल्टी उड़ान करके तो वो अपनी जो सलाहियत थी या जो पायलट साहब थे वो उनके सांस फूल गए और वो वहीं पे वो उनकी वो प्रवास जो है वो उल्टी प्रवास जो थी वो 188 किलोमीटर पे अपना दम तोड़ गई। जबकि हमारे जो पायलट थे उस JF-17 थंडर में सवार उन्होंने वही उल्टी उड़ान 229 किलोमीटर करके तो दुनिया में वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आई तो इससे मैं एक मशहूर ज़माना जो हमारे पाकिस्तानी पायलट थे जिनको पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान के अंदर भी जानता है, उनका नाम है MM आलम। MM आलम वो पायलट है जिन्होंने 1965 ही है, मैं असल में थोड़ा बहक गया इस 1971 और 65 की जंग में, हाँ बल्कि अब मुझे तारीख भी याद आ गई है। वो 7 सितंबर 1965 को उन्होंने इंडिया के 5 हॉक हंटर त्यारे, एक ही जो झड़प थी आसमानी झड़प उनकी हुई उनके साथ, 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 5 हॉक हंटर त्यारे अपने सेबर त्यारे के जरिए मार गिराए, जो कि इंडिया क्या बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, एक खबर थी। और उसने पाकिस्तान का और हमारे उन अजीम पायलट MM आलम का नाम तारीख में रकम कर दिया। तो यहाँ मैं ये जो नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अच्छा वेपन, अच्छा त्यारा, अच्छी चीज़, उसके लिए आपके पास बेहतरीन अच्छे पायलट और जंगजू भी होने चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल फ़ौज है, एयरफोर्स एक प्रोफेशनल इदारा है। और MM आलम के बाद हमने उसका अमली मुजाहरा अभिनंदन का त्यारा पिछले साल 27 जुलाई को गिरा के उसका सबूत दिया है। तो ये उनको इतनी उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ना सिर्फ बेहतरीन किस्म के त्यारे JF-17 और उससे हम जो वज़न है बल्कि उनसे बेहतर शायद हों F-16 भी मौजूद हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई खुदा न खास्ता मौका पड़ता है तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया, पाकिस्तान आर्मी इंडिया के ये जो राफेल त्यारे हैं उनका भरपूर मुकाबला करने की और उनको शिकस्त से दोचार करने की भरपूर सलाहियत रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी इस सिलसिले में यही पाकिस्तानी अवाम से एक दरख्वास्त है कि वो ये जो इंडिया का एक जश्न का समा है, ववेला मचाया जा रहा है कि राफेल आगे, भाई आए होंगे, आप तो उनसे डरे खुद ही उनकी गन गरे से, लेकिन पाकिस्तानी अवाम डरने वाली नहीं है। मैं कसम खा के आपको अपना वाकया बताता हूँ कि 1971 की जंग में मैं सियालकोट में मौजूद था, क्योंकि मेरी जो ननियाल है वो सियालकोट से थे। मैं वहाँ मौजूद था और पाकिस्तान इंडिया की झड़पें हो रही थी। तो एक दिन त्यारों की आवाज़ आई तो मैं और मेरे जो एक मामू थे वो मुझसे उम्र में थोड़े ही बड़े थे, 4-5 साल ही, तो हम वो लकड़ी की सीढ़ी लगा के छत के ऊपर चढ़ गए और जाके वो देखना शुरू कर दिया कि ये जहाज़ किधर से आ रहे हैं। तो हमने देखा कि वो इंडियन जहाज़ थे, क्योंकि वो इतनी नीची प्रवास थी कि उनके ऊपर इंडियन के वो निशान भी नज़र आ रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन कोई 10 साल के करीब थी। तो वो जनाब उन्होंने, हम चूँकि आबादी में थे और हम वो देख रहे थे ऊपर बच्चे चढ़ के बड़ी खुशी से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपने त्यारों से रॉकेट बरसाए, जो कि हमारी ही गली में चंद गज आगे जाके एक घर पे लगे। उसके वो एक बेरी का दरख्त था, उसकी शाखें हमने खुद जाके बाद में देखी वो टूटी हुई, और रॉकेट के वो छोटे छोटे जो होते हैं टुकड़े, और वो भी जाके हमने देखे। तो मैं यहाँ बात को शुरू करते हुए बताऊँ कि जैसे वो 4-5 इंडिया के जहाज़ थे वो ऐसे दंदना रहे थे और वो
ساتھ میں جو فائرنگ تھی یا راکٹ جو تھے برسا رہے تھے چھوٹے سائز کے، تو کچھ ہی دیر میں پاکستان کے 2 جہاز ہم نے دیکھے ادھر سے آتے ہوئے، جو فائٹر جیٹ تھے. تو جیسے ہی وہ آئے ہیں تو انڈیا کے یہ جو 5 کے 5 جہاز سے یہ تتر بتر ہو کے ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. تو یہ ہمیں رافیل کا دکھا کے اس کا وہ جشن منا کے کس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہے جو جنگ دیکھنے کے لیے باہر لڑائی بندوقیں چل رہی ہوں، گولیاں چل رہی ہوں تو اس میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھائی یہ اپنا جو آپ مجرا کر رہے ہو نا، یہ آپ امریکہ کو تو دکھاؤ یا کسی اور ملک کو دکھا کے خوش کرو. پاکستانی قوم اس سے ڈرنے والی نہیں ہے. رافیل کا مقابلہ کے لیے ہم تیار ہیں، چین تیار ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس بھی بالکل تیار ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ابھی نندن کو یہ نیا رافیل دے کے بھیجیں، تو پھر دیکھیں جس طرح مودی اس وقت بڑی ہانک رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو آج جو پچھلے سال 27 جولائی تھی یہ واقعہ نہ ہوتا، اس کے نتائج کچھ مختلف ہوتے. تو مودی اس کو ابھی نندن کو، یا اس سے بھی بہتر اگر کوئی تمہارے پاس پائلٹ ہے تو اسے بھیجو کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کے لیے. تم شکر کرو کہ وہ تو تمہارا سستا MiG 29 تھا جو گر گیا. یہ کروڑوں اربوں ڈالر جو تم نے خریدے ہیں ان کو بھی گرا دینا تھا، اور پھر تم نے رونا تھا کسی اور طریقے سے. تو یہ رافیل سے پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں ہے، کیونکہ میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے اس کا اختتام کروں گا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. پاکستان زندہ باد. دوستو مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک بار پھر پاکستان زندہ باد.